सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने तो वो होते हैं जो नींद आने नहीं देते। इंतजार करने वालों को महज उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले अपने पीछे छोड़ करके चले जाते हैं। उसका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में एक गरीब मुसलमान परिवार के अंदर हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से उसे बचपन में अखबार बेचने तक का भी काम करना पड़ा था। रात में वो एक मिट्टी के तेल से जलने वाले लालटेन को लेकर के पढ़ा करता था। उसे मुसलमान होने की वजह से क्लास के अंदर सबसे पीछे बैठाया जाता था। नासा से 5 गुना ज्यादा तनख्वाह का ऑफर आने पर भी उस तनख्वाह के ऑफर को ठुकरा करके अपने देश के लिए काम किया। और जी हाँ दोस्तों, आई एम टॉकिंग अबाउट 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, सर एपीजे अब्दुल कलाम। ए यानी अवुल उनके परदादाजी का नाम, पी यानी पाखिर उनके दादाजी का नाम, जे यानी जैनुलब्दीन उनके पिताजी का नाम और अब्दुल कलाम उनका खुद का नाम। एक बार किसी सेमिनार में किसी ने पूछा अब्दुल कलाम कौन है, उन्हें एक लाइन के अंदर डिफाइन करो। तो एक बच्चे ने कहा सर, ही इज अ सिंपल इनएक्सप्लेनेबल पर्सन विच डज नॉट एक्सप्लेन विद बेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। एक बार अब्दुल कलाम से किसी बच्चे ने पूछ लिया सर सक्सेस होने के क्या रास्ते, सक्सेस कैसे हो। तो अब्दुल कलाम ने कहा कि बेटा 4 रास्ते, 4 वे से सक्सेस होने के, सिर्फ 4 रास्ते। फर्स्ट, टेक अ ग्रेट एम, अपना कोई भी एक हाई एम डिसाइड कर लो, अच्छा सा एम डिसाइड कर लो। सेकंड, एक्वायर नॉलेज, उसके बारे में जितनी भी जानकारी होती है सारी नॉलेज को एक्वायर कर लो। थर्ड, हार्ड वर्क, उसके लिए हार्ड वर्क करो, अपने लिए हार्ड वर्क करते रहो उस एम को अचीव करने के लिए। और फोर्थ होता है परसिवरेंस, मतलब हार मत मानो, चाहे जितनी भी बार हार जाओ लेकिन उसके लिए हार मत मानो। तो सर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में एक गरीब मुसलमान परिवार के अंदर हुआ था। उनके पिता व्यवसाय से एक नाविक थे और 10 भाइयों बहनों का बड़ा परिवार था और परिवार की आर्थिक स्थिति भी उस समय कमजोर थी। इसी कारण उन्हें बचपन में अखबार बेचने तक का भी काम करना पड़ा। लेकिन अखबार तो बेचते थे, वो ये सोचते थे कि पैसा तो मिलेगा ही अखबार बेचने से, लेकिन जब तक वो रास्ते में अखबार बेचते थे ना, तब तक पूरा का पूरा अखबार वो पढ़ लिया करते थे। एक बार वो जब अपनी क्लास के अंदर गए थे नए नए, तो सबसे आगे वाली टेबल पर मुख्य पुरोहित के बेटे के साथ बैठे थे, जो उनका दोस्त हुआ करता था उस समय। तो उसके साथ बैठे थे। मास्टर जी आए क्लास के अंदर, देखा ये मुसलमान का लड़का मुख्य पुरोहित के बेटे के साथ बैठा है और वो भी आगे वाली टेबल पे। मास्टर जी कहा उठ और जाकर के पीछे बैठ जा। उस दिन उसने सोचा कि कोई बात नहीं, क्लास के अंदर सबसे पीछे बैठ करके भी देश का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। छोटा लक्ष्य देखना पाप के समान है, इसलिए हमेशा बड़ा लक्ष्य देखो। ऐसी सोच रखने वाले अब्दुल कलाम उस समय वो पीछे वाली टेबल पर जाकर के बैठ गए। इसी के साथ साथ जब वो रात के अंदर पढ़ते थे, रात के अंदर पढ़ने के लिए उनके पास सिर्फ 2 घंटे हुआ करते थे। 7 से 9 2 घंटे का उनके पास मिट्टी का तेल हुआ करता था, जिससे वो लालटेन से पढ़ा करते थे। माता पिता ने देखा बच्चे की पढ़ने के अंदर रुचि है, तो खुद की तरफ अंधेरा रखा और पढ़ने का समय 2 की जगह 4 घंटे करवाया, 7 से 11 पढ़ने का समय करवाया। उनको एक दिन पता चला, जब वो 5वीं में थे, लगभग महज 8 साल की थी जिस समय, तब उन्हें पता चला कि गांव से कई किलोमीटर दूर, जी हाँ किलोमीटर बोल रहा हूँ, गांव से कई किलोमीटर दूर एक मास्टर जी है जो बहुत अच्छी गणित पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा सुबह 1 घंटा मुफ्त गणित पढ़ाऊंगा, लेकिन एक ही शर्त है, सुबह 4 बजे वो बच्चा आना चाहिए और नहा धो करके आना चाहिए, तो ही मैं उस बच्चे को सुबह 1 घंटा मुफ्त में गणित पढ़ाऊंगा। ये सर्दी हो, तूफान हो, आंधी हो, बारिश हो, ये 3 बजे उठ जाते थे और 4 बजे पढ़ने के लिए गांव से कई किलोमीटर दूर ये पहुंच जाते थे और गणित पढ़ते थे। जब ये 5वीं कक्षा के अंदर थे, तब इनके सर इन्हें पढ़ा रहे थे कि चिड़िया कैसे उड़ती है, लेकिन क्लास के अंदर कोई भी बच्चा नहीं समझ पा रहा था चिड़िया कैसे उड़ती है। और यही समझाने के लिए उनके सर उन्हें समुद्र के किनारे लेकर के चले गए और बताने लगे देखो चिड़िया ऐसे उड़ती है, ऐसे उड़ती है, ये सिखाने लगे। उसके बाद में क्योंकि इनका घर समुद्र के पास ही था, तो इस वजह से इन्होंने अच्छे से समझा और वहीं से इन्हें एरोनॉटिक्स के अंदर रुचि आने लगी और वहीं से इन्होंने एरोनॉटिक्स का ज्ञान प्राप्त किया और आगे इसके लिए पढ़ने लगे। उन्होंने अपना हायर स्कूल रामनाथपुरम के एक हायर सेकेंडरी स्कूल के स्क्वाड्स हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर अपना हाई स्कूल उन्होंने पढ़ा। वहां पर एक बार ये गलती से गलत कक्षा के अंदर घुस गए और वहां पे जो सर थे उन्होंने उनको खींच करके एक तमाचा लगा करके कहा कि जब तुम्हें अपनी क्लास का ध्यान नहीं और तुम गलत क्लास के अंदर घुस रहे हो, तुम क्या पढ़ोगे और क्या सीख लोगे, क्या बड़ा कर लोगे। वही जुनून की आग उनके दिल के अंदर लग गए और वही शब्द उन्हें चुप गए। If you want to shine like a sun, you have to burn like it. अगर सूर्य की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना होगा। और वही पढ़ने के लिए वो जल गए और उसी गणित के विषय में 100 में से 100 नंबर ला करके दिखा दिए।
टीचर तक खुद हैरान हो गए कि ये 100 में से 100 कैसे ला रहे हैं। उसके बाद में इन्होंने अपना कॉलेज मद्रास के MIT कॉलेज के अंदर, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर अपने आगे कॉलेज की पढ़ाई की इन्होंने। तो क्या हुआ कि इनके पास उस समय पढ़ने के पैसे नहीं थे। इनकी एक सिस्टर थी, इनकी बहन, उन्होंने इनकी बहुत मदद की। उन्होंने अपने गहने गिरवी रख करके 1000 रुपए लिए और 1000 रुपए अब्दुल कलाम को दिए पढ़ने के लिए। तो वहीं पे वो वहां पर उनके सर ने एक काम दिया, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में इनके सर ने इनको वर्क दिया कि एक हवाई जहाज का मॉडल बनाना है। तो अब अब्दुल कलाम बहुत ज्यादा मेहनत करके हवाई जहाज का एक मॉडल बना करके लेकर आए और सर को कहा, सर ये मेरा मॉडल कैसा है। सर को उसी समय गुस्सा आ गया और कहा कि ये मॉडल बिल्कुल भी अच्छा नहीं, और सुन लो कलाम, अगर तुमने अच्छा मॉडल नहीं बनाया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छीन ली जाएगी। यही सुनकर के अब कलाम तो बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि वहां पर बहन ने अपने गहने गिरवी रखे हुए थे 1000 रुपए के लिए, और अगर स्कॉलरशिप छीन ली जाएगी तो वो बहुत इसके घबरा गए इसलिए। और उन्होंने कहा कि सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे सिर्फ 1 महीने का समय दे दीजिए, 1 महीने के अंदर मैं अच्छे से अच्छा हवाई जहाज का मॉडल बना करके आपको दे दूंगा। सर ने कहा कोई 1 महीना नहीं मिलेगा तुम्हें, सिर्फ 3 दिन दे रहा हूँ, 3 दिन के अंदर तुम बना लो, नहीं तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छीन ली जाएगी। 3 दिन तक ये खाए ना सोए, 3 दिन तक खाए ना सोए और उसी मॉडल को बनाने के लिए लग गए। और 3 दिन बाद एक बहुत अच्छा हवाई जहाज का मॉडल बना करके उन्होंने सर को पेश कर दिया। सर भी बहुत खुश हुए और इसी के साथ ये भी बहुत खुश हुआ। अब ये मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अच्छे मार्क्स के अंदर पास हो गए। अब पास आउट होने के पास इनके पास 2 जॉब के लेटर्स आए थे। एक तो आया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो कि देहरादून से था, और एक तो था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो दिल्ली से आया था, और एक एयरफोर्स का जो कि देहरादून से आया था। तो अब इनको जाना तो एयरफोर्स के अंदर था, तो इन्होंने वही एयरफोर्स के इंटरव्यू के लिए अप्रोच कर लिया। वहां पर ये इंटरव्यू देने के लिए गए देहरादून के अंदर। अब देहरादून के अंदर इनका इंटरव्यू चल रहा था। अब इंटरव्यू के अंदर आए हुए थे 25 लोग और सीट थी 8 जनों की। 25 लोग आए थे, 8 की सीट थी। इन्होंने जुनून से इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, लेकिन इनकी रैंक बनी 9। 1 मार्क्स से पीछे रह गए, 1 रैंक से पीछे रह गए। इस वजह से इनकी जॉब नहीं लग पाई। बहुत दुखी हुए। आते वक्त ये ऋषिकेश होते हुए आए। ऋषिकेश में एक बहुत बड़े संत महात्मा मिले हैं इन्हें। तो उन संत महात्मा ने कहा कि बेटा तुम गीता पढ़ा करो, गीता में हर चीज का समाधान है। वहीं से इन्होंने गीता ले ली और गीता को पढ़ना भी शुरू किया। अब ये वहां से वापस अपने घर पे आ गए। अब घर पे आने के बाद में इन्होंने कहा कि अब क्या करना है। तो अब उनके पास एक और लेटर था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो कि दिल्ली से आया हुआ था। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये फॉर्म भी मैं भर के देखता हूँ। और इस बार ये सफल हो गए और इनकी अच्छे से जॉब लग गई। अब क्या हुआ कि इनको नासा ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। 6 महीने की ट्रेनिंग थी और 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए इन्हें नासा भेजा गया। अब नासा में ये ट्रेनिंग कर रहे, वहां पे सीख रहे। तो नासा के सारे साइंटिस्ट उन्हें देख करके हैरान हो गए कि इतना ब्रिलियंट बच्चा, इतना अच्छा बच्चा, और ये इतने अच्छे से पढ़ कैसे रहा है और इतने अच्छे से हर काम को करता है। इन्होंने इनको प्राइवेटली बुलाया और कहा सुनो कलाम, हम तुम्हें भारत से 5 गुना ज्यादा सैलरी देंगे, 5 गुना ज्यादा सैलरी देंगे, अमेरिका की नागरिकता दिलवाएंगे और यहीं किसी गोरी से शादी कर लेना और तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। तू यहाँ पे अमेरिका ही रुक जा, भारत के अंदर कुछ नहीं रखा है। ऐसा कहा। तो अब्दुल कलाम अपनी बायोग्राफी में बताते हैं कि एक बार वो भी सोचने के लिए मजबूर हो गए कि या तो अपने आदर्शों के ऊपर डटे रहे या फिर माला माल होने के सपने को गले लगाए। या तो अपने आदर्शों पर डटे रहे या माला माल होने के सपनों को गले लगाए। उन्होंने कहा मैं अपने करियर और पैसे के लिए अपने देश की सेवा नहीं छोड़ूंगा, अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करूंगा। और वहीं से मना करके ये वापस अपने देश भारत लौट आए। अब भारत में आने के बाद इन्होंने 1963 के अंदर इसरो की स्थापना हुई थी। तो वहां पर बड़े बड़े साइंटिस्ट जो कि नासा से ट्रेनिंग लेकर के आए थे, वो सारे साइंटिस्ट अब वहां पर आके इसरो की स्थापना। तो शुरुआत में बजट नहीं था, तो बजट नहीं होने की वजह से वहां पर एक सेंट मेरीज नाम का चर्च था। तो उसी चर्च के अंदर इन्होंने अपना ऑफिस बनाया और वहां पर जो बीच था समुद्र के पास में, वहां पे उन्होंने अपना लॉन्च पैड बना दिया। अब और उसके बाद में जो काउ शेड था, गौशाला के अंदर इन्होंने अपनी लेबोरेटरी बना दी। और जो वहां के चर्च के फादर का जो हाउस था उसे अपने वर्कशॉप बना दिया। जब भारत ने इसरो की स्थापना की थी तब दुनिया भर के सारे देश उसके ऊपर हंसने लग गए थे कि भारत जैसे गरीब देश को एक स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करने की क्या जरूरत है। और हमने रशिया और यूएसए जैसे बड़े देशों से मदद मांगने की कोशिश की तो उन्होंने कोई भी फाइनेंशियली मदद देने से साफ इनकार कर लिया।
उसके बाद भी अब्दुल कलाम की लीडरशिप में इसरो की स्थापना हुई और हमने अपना पहला साउंड रॉकेट सन 1963 के अंदर लॉन्च कर दिया। उसके बाद अब्दुल कलाम अपनी मेहनत के ऊपर मेहनत करने लगे और एक दिन उनको पता चला कि उनकी सगाई डिसाइड हो गई है। उनको बताया कि तुम्हारी सगाई डिसाइड हो गई है। कलाम जब ये लगभग 32 साल के थे उस समय ये काम कर रहे थे, अपने रॉकेट बनाने के लिए लगे हुए थे और खुद ही की सगाई के अंदर जाना भूल गए। खुद की सगाई में जाना भूल गए। ये लोग वहां पर बैठे थे, उन्होंने कहा अब्दुल कलाम आएंगे, अब्दुल कलाम आएंगे। अब्दुल कलाम वहां पर रॉकेट बना रहे हैं और इसी के साथ साथ अब अब्दुल कलाम ने सोचा कि अब मैं SLV-3 और PSLV बनाऊंगा। SLV-3 और PSLV बनाऊंगा। SLV-3 को बनाने के लिए 100 रुपए का खर्चा आएगा, PSLV को बनाने के लिए 100 रुपए का खर्चा आएगा। दोनों को मिक्स में बना दूंगा, 120 में बन जाएंगे और 80 रुपए बच जाएंगे। अब 10 साल तक सन 1969 से अगले 10 साल तक 1979 तक ये SLV-3 को बनाने के लिए लगे रहे। अब SLV-3 को बनाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की। दिन के अंदर 18 घंटे और साल के 365 दिन इन्होंने काम किया। दिन के 18 घंटे, साल के 365 दिन। लीप ईयर के अंदर साल के 366 दिन। नो सैटरडे, नो संडे और नो एनी हॉलीडे। कभी छुट्टी नहीं ली 10 साल तक। और उसके बाद छुट्टी ली तो सिर्फ 2 बार, एक बार उनके पिताजी के देहांत पर और एक बार माता जी के देहांत पर। उन्होंने सिर्फ 2 बार छुट्टी ली, बाकी पूरे साल 10 साल तक वो काम करते रहे। और उसके बाद 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद सन 1979 के अंदर 1979 के अंदर भारत ने SLV-3 को लॉन्च किया और पूरा देश देख रहा था और उसी टाइम पर SLV-3 फेल हो गया। जी हाँ दोस्तों, 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद में SLV-3 फेल हो गया। फिर उनके बाद में अभी अब्दुल कलाम बहुत ज्यादा डर गए क्योंकि वो उस टाइम डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा इतनी मेहनत करने के बाद भी SLV-3 फेल हो गया और सारा जुर्म मेरे ऊपर आ जाएगा कि मैं इतना देश का खर्चा करने के लिए, किसने कहा था? अब बाहर मीडिया खड़ी थी, मीडिया को भी जवाब देना था। तो अब अब्दुल कलाम बाहर आने से डर रहे थे। तभी उनके प्रोफेसर सतीश धवन भी आ गए थे, जो कि प्रोफेसर थे उस टाइम पे। उन्होंने कहा चलो कलाम, अब बाहर मीडिया को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ये उस टाइम और डर गए कि अब तो प्रोफेसर भी आ गया, क्या करना था। तो भी उन्होंने कहा कि चलो अब्दुल कलाम, जवाब तो देना ही पड़ेगा। जब अब्दुल कलाम बाहर आए तो सारे मीडिया वालों ने सवाल पूछना चालू कर दिया। कहा कि अगर आपको किसने कहा था ये सब करने के लिए? देश के करोड़ों रुपए बर्बाद करने की आपको क्या जरूरत थी? उसी टाइम पर जो माइक था ना, वो प्रोफेसर सतीश धवन ने अपने हाथ में ले लिया और कहा कि इन्होंने पहली बार किया इसलिए फेल हुए। अगले 1 साल के अंदर भारत फिर से SLV-3 को लॉन्च करेगा और इस बार सफल जाएगा। और यही बात कहकर के टीम के अंदर दुगनी ऊर्जा भर दी। उसके बाद में हमने SLV-3 बनाया, भारत ने SLV-3 बनाया और 1 साल के अंदर अंदर SLV-3 को बना करके नया SLV-3 लॉन्च कर दिया और इस बार भारत को सक्सेस मिल गई। अब SLV-3 को लॉन्च करने के बाद में पूरे देश के अंदर खुशियां हो गई और प्रोफेसर सतीश धवन इंदिरा गांधी के साथ बैठे हुए थे। अब उसके बाद में इंदिरा गांधी ने कहा कि अब्दुल कलाम को यहाँ पर बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। अब प्रोफेसर सतीश धवन ने वहां से फोन लगाया अब्दुल कलाम को। अब धवन सर ने कहा कि है ना अब्दुल कलाम आ जाओ, इंदिरा गांधी बुला दे। तो उन्होंने कहा अरे मैं कैसे आ जाऊँ, मैं तो सब कुछ कपड़े वगैरह सब फटे हुए, मैं कैसे आ जाऊँ, मैं नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा तुमने सफलता का सूट तो पहले से ही पहना हुआ है, कपड़ों का सूट नहीं, सफलता का सूट तुमने पहले से ही पहना हुआ है, आ जाओ। तो अब अब्दुल कलाम आ गए वहां पर और वहीं पर इनकी अटल बिहारी जी वाजपेयी से भी पहली मुलाकात हुई थी। वहां पर इंदिरा गांधी ने कहा कि ये अटल बिहारी जी वाजपेयी है और अब तुम मिसाइल बनाओगे, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान मिसाइल पर मिसाइल बनाते जा रहे हैं और देश के लिए खतरा बढ़ रहा है और अब तुम मिसाइल बनाओगे। तो वहीं से इनकी अटल बिहारी जी वाजपेयी से पहली बार मुलाकात हुई थी। तो इन्होंने हाथ मिलाना चाहा लेकिन उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, उनको गले लगा लिया। इंदिरा गांधी ने कहा ध्यान रखिएगा ये मुसलमान है। तो उस समय वाजपेयी जी ने कहा कि मुसलमान ये बाद में, पहले इस देश के एक नागरिक और एक महान वैज्ञानिक है। यह सुनकर अब्दुल कलाम जी भी मुस्कुराए और उन्हीं के साथ मिसाइल बनाने के लिए चले गए। अब इन्हें सफलता पर सफलता मिलती जा रही थी और उसी सफलता का पुरस्कार भी मिलता जा रहा था। इनके इसी काम को देख करके 1981 के अंदर इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद में अब ये मन से खुश नहीं थे सफलता मिलने के बाद भी, क्योंकि इनके अंदर डर था कि ये दूसरे जो देश है वो मिसाइल बना रहे और भारत के खिलाफ है वो देश,
तो अपने देश के लिए वो डर रहे थे उस टाइम पर अब्दुल कलाम। तो उन्होंने कहा कि अब मैं और क्यों ना इंटीग्रेटेड मिसाइल बनाई जाए, गाइडेड मिसाइल, जो अपनी गाइड के ऊपर चले, जैसे हम उन्हें गाइड करें वो वैसे चले। मिसाइल से किसी को मारना नहीं है, लेकिन अपना विराट रूप तो दिखाना है ताकि सामने वाला देखते ही डर जाए अपन को। तो ऐसा कुछ करने के लिए उन्होंने अब और भी अच्छी और इंटीग्रेटेड मिसाइल्स को बनाना चालू किया। उसके बाद में 1985 के अंदर 1985 के अंदर इन्होंने त्रिशूल को बना डाला। 1985 उसके बाद 1989 के अंदर इन्होंने पृथ्वी नाम की मिसाइल को बनाया। और ऐसे ही करते करते आकाश नाग जैसी कई सारी मिसाइलों की लड़ी लगा दी। मिसाइलों पर मिसाइलें इन्होंने बना करके खड़ी कर दी। अब उसके बाद में इनसे अग्नि नहीं बन रही थी। अग्नि बनाना चाह रहे थे, लेकिन अग्नि में ये बार बार फेल हो रहे थे और लोग मजाक उड़ाने लग गए अब तो, क्योंकि अग्नि मिसाइल बन ही नहीं रही थी। तो अब इसी मजाक को का उन्होंने प्रेशर नहीं लिया और उसी मजाक को सही सिद्ध करने के लिए उन्होंने, मजाक को झूठा सिद्ध करने के लिए उन्होंने अब 1989 में और ज्यादा मेहनत की। और उसी 1989 के एंड के पहले उन्होंने अग्नि को भी लॉन्च कर दिया और अग्नि मिसाइल भी सफल हो गई। इसके बाद में अग्नि के सफल होने के बाद में रशिया, यूएस, चाइना, फ्रांस और यूके, इन 5 देशों को छोड़कर के भारत का 6ठे स्थान पर नंबर आया और लगभग पूरी दुनिया के 250 देश को भारत ने पीछे छोड़ दिया। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर दी। और अब इसके बाद में ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने लगे। अब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ये कहने लगे और इसके बाद में इन्होंने 1993 के अंदर पीएसएलवी को लॉन्च कर दिया और पीएसएलवी सफल गया 1990। अब मैं एक बार फिर से आपको 1993 के अंदर लेकर के चलता हूँ। 1993 के अंदर पीएसएलवी लॉन्च किया था, लेकिन उस समय क्या हुआ था, जो दूसरे जो देश थे ना वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे और अमेरिका यहाँ पर हमें धमकियों पर धमकियां दे रहा था। मतलब हमें भी न्यूक्लियर पावर्स की जरूरत थी इस समय, क्योंकि हमें दूसरे देशों से डर था। तो 1992 के अंदर 1992 के अंदर हमने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना स्टार्ट किया, लेकिन ये डर था कि दूसरी कंट्रीज को पता ना चल जाए, क्योंकि उनके सैटेलाइट हमारे ऊपर नजर रख रहे थे और इसी से, और ये मिशन जो था हमें इसे बहुत सीक्रेट रखना था, इसीलिए हमने 3 स्ट्रेटेजीज अपनाई। उन्होंने कहा कि पहले तो सबसे पहले जितने भी हमारे साइंटिस्ट है ना उन सभी को आर्मी की वर्दी के अंदर डाल दो। अब क्योंकि वो आर्मी के अंदर थे तो जो सैटेलाइट जा रहे थे वो क्या सोच रहे थे कि कुछ नहीं, यहाँ पर तो नॉर्मल आर्मी घूम रही है। और सेकंड ये थी कि एक सैटेलाइट जाएगा और दूसरा सैटेलाइट आएगा, उसके बीच में जो भी काम करना है ना वो सारा काम उसके बीच में कर दो। और तीसरा, जैसे ही दूसरा सैटेलाइट आने वाला हो उसी के बीच में जितना भी काम किया ना उसके सारे सबूत मिटा दो, किसी को पता ही नहीं चलेगी यहाँ पर हुआ क्या था। और ठीक ऐसे ही करके लगभग 1997 के अंदर 1997 के अंदर हमने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए और 1998 के अंदर हमने मिशन शक्ति के नाम से न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया और न्यूक्लियर बम का टेस्ट कर दिया। इसी के साथ भारत के पास भी न्यूक्लियर पावर सब आ गई। इनकी इसी मेहनत के चलते इन्हें 1997 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1999 के अंदर ये रिटायर हो गए। उसके बाद क्योंकि वाजपेयी जी एक्शन में थे तो उन्होंने फोन लगा करके अब्दुल कलाम से कहा कि अब आप एक काम कीजिए, हमारे मंत्रिमंडल के अंदर शामिल हो जाइए। लेकिन अब्दुल कलाम ने कहा मैं 1 दिन का समय चाहिए मुझे, मैं 1 दिन सोच करके आपको फिर से जवाब दूंगा। अब 1 दिन बाद में अब्दुल कलाम ने फिर से उनको फोन किया और कहा कि माफ करना, मैं अस्वीकार करना चाहूंगा। फिर मिलकर के उन्होंने कहा कि मैं भारत के लिए एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना चाहता हूँ जो कल को भारत को विश्व गुरु बना सके, जो भारत को विश्व गुरु बनने में आगे बढ़ाए। तो उस समय उन्होंने ऑफर अस्वीकार किया और वापस अमालिया यूनिवर्सिटी तमिलनाडु साउथ के अंदर पढ़ाने के लिए चले गए। अब उसके बाद में ये पढ़ा ही रहे थे, अब आया टाइम राष्ट्रपति चुनने का। तो सन 2002 था उस समय, तो उस समय काफी नाम आए थे, सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा था। तब वाजपेयी जी ने एक बार फिर से अब्दुल कलाम को फोन लगाया। अब वो यूनिवर्सिटी में जब ऑफिस में बार बार फोन बज रहा, अब कोई उठा ही नहीं रहा। अब ऑफिस में बार बार फोन बज रहा, वहां से एक ने किसी ने फोन उठाया और दौड़ा दौड़ा अब्दुल कलाम का वाइस चांसलर वहां पर कॉलेज के अंदर आया और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर है, ऑफिस में बार बार प्रधानमंत्री साहब का फोन आ रहा है, उनका फोन बज रहा है। अब अब्दुल कलाम वहां पर गए तो उन्होंने फोन पे बात की। उन्होंने कहा कि देखिए पिछली हम आपको ऑफर देना चाहते, पिछली बार आपने मना किया था, इस बार आपको मना नहीं करना पड़ेगा, इस बार आपको हमारा काम करना पड़ेगा। अब्दुल कलाम बोले जी कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए हम आपको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, आपको मना नहीं करना है। तो उन्होंने कहा
कि मुझे 1 घंटे का समय दीजिए, 1 घंटा मैं सोच करके बताऊंगा। तो अब 1 घंटे बाद उनका फिर से फोन आया और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं स्वीकार करता हूँ। तो अब वो 2002 के अंदर राष्ट्रपति बन गए। तो अब जैसे भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था, तब क्या हुआ था कि उन्होंने अपने मित्रों को तो बुलाया ही था, उनके सारे मित्रों को बुलाया था। फिर भगवान श्री राम से पूछा गया कि आप और किसको बुलाना चाहते हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा कि मेरा एक मित्र था जब मैं वनवास गया था, वो था केवट, उसने मेरे को नदी पार कराई थी, केवट को बुलाओ। वैसे ही अब्दुल कलाम से पूछा गया कि अब तो आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, किसे बुलाना है। तो उन्होंने वाजपेयी जी से कहा कि जिन सबको बुलाना था उनको तो आपने बुला दिया, लेकिन मेरे सिर्फ 2 ही मित्र हैं, मैं उनको भी बुलाना चाहूंगा। एक तो उनका जो जूते सिलने वाला, एक तो जो मोची था उसने उनके काफी मदद की थी, उनके जूते सिले थे उसको, और एक ढाबे वाला जिसने कभी उनको 2 रोटी एक्स्ट्रा भी खिलाई थी। उन दोनों को जब वो राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने बुलाया था। अब उदाहरण खत्म नहीं होंगे। अब क्या हुआ, जब वो राष्ट्रपति बने तो जो भी राष्ट्रपति बनता है ना, वो राष्ट्रपति भवन के अंदर ट्रक की ट्रकें भर के सामान ले जाता है और वापसी में और ज्यादा ट्रकें भर के सामान लेके जाता है। लेकिन ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 सूटकेस में लेकर के आए थे और 2 ही सूटकेस लेकर के वापस भवन से चले गए। अब बात करते हैं इनकी कुल संपत्ति के अंदर क्या था। इनकी कुल संपत्ति के अंदर एक तो इनका पैतृक मकान था, 2500 करीब इनकी किताबें थी, एक वीणा था जिसे वो बजाया करते थे, और एक उनकी हकलाई की घड़ी थी, एक लैपटॉप था, और उनके पास 6 शर्ट थी। 6 शर्ट में से 3 शर्ट तो डीआरडीओ की दी हुई थी। उसी के साथ उनके पास 4 पैंट थी, 4 में से 2 पैंट डीआरडीओ की दी हुई थी। उनके पास 40 डॉक्टरेट थी। उन्होंने कभी पीएचडी नहीं की थी, लेकिन जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाते थे वहां से उन्हें डॉक्टरेट दी जाती थी। 1 पेयर ऑफ शूज थे उनके पास में, और उन्हीं के साथ साथ कई सारे अवार्ड्स, वीर सावरकर भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रामानुजन अवार्ड, ऐसे कई सारे अवार्ड्स उनके पास थे। और इसी के साथ साथ 27 जुलाई 2015 के अंदर अपनी स्पीच देते हुए, भाषण देते देते वहीं पर वो व्यक्तित्व हम सबको अलविदा कह करके चला गया है। और आज वो भले ही बीच में ना है, लेकिन उनकी नॉलेज हमारे सबके बीच में है। और ऐसे महान व्यक्तित्व की अब बात करते हैं इनकी कुल संपत्ति। इनकी कुल संपत्ति के अंदर क्या था, एक तो इनका रामेश्वरम में इनके पैतृक मकान था जो कि इनके पिता। अब बात करते हैं इनकी कुल संपत्ति की। इनकी कुल संपत्ति के अंदर क्या था। अब बात करते हैं इनकी कुल संपत्ति। इनकी कुल संपत्ति के अंदर क्या था, एक तो इनका पैतृक मकान था जो कि इनके पिता ने रामेश्वरम के अंदर बनाया था, 2500 किताबें थी, एक वीणा था जिसे बजाने में उनको बहुत आनंद आता था, एक रिस्ट वॉच थी उनकी कलाई की घड़ी, एक लैपटॉप था, और उनके पास 6 शर्ट थे। 6 शर्ट में से 3 शर्ट तो डीआरडीओ के दिए हुए थे, और उनके पास 4 पैंट थी, 4 में से 2 पैंट डीआरडीओ की दी हुई थी, एक 3 सूट थे उनके पास में, और एक पैर ऑफ शूज था उनके पास में। अब बात करते हैं इनकी कुल संपत्ति। इनकी कुल संपत्ति के अंदर क्या था, तो एक तो इनका रामेश्वरम के अंदर पैतृक मकान था, 2500 कुछ इनके पास किताबें थी, एक वीणा था जिसे बजाने में इनको बहुत आनंद आता था, एक उनकी कलाई की घड़ी थी, एक लैपटॉप था, और इनके पास 6 शर्ट थी जिनमें से 3 तो डीआरडीओ की दी हुई थी, और इसी के साथ साथ इनके पास 4 पैंट थी, 4 पैंट में से 2 पैंट डीआरडीओ की दी हुई थी, 3 सूट थे इनके पास, एक लैपटॉप था, एक पैर ऑफ शूज इनके पास था, और इसी के साथ साथ इनके पास वीर सावरकर, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रामानुजन अवार्ड जैसे कई सारे अवार्ड और 40 डॉक्टरेट थी। उन्होंने पीएचडी कभी नहीं की, लेकिन फिर भी उनके पास 40 डॉक्टरेट थी। वो जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाते वहां से उन्हें डॉक्टरेट दी जाती थी। और इसी के साथ साथ 27 जुलाई 2015 के अंदर 27 जुलाई 2015 के अंदर वो महान व्यक्तित्व, उनके आंखों की रोशनी धीमी हो रही थी लेकिन देश को रोशन किए जा रहे थे, पैरों की गति धीमी हो रही थी लेकिन देश को तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे थे। और इसी के चलते 27 जुलाई 2015 के अंदर अपना भाषण देते हुए शिलोंग के अंदर उन्होंने अपना भाषण देते हुए ही वो हम सबको अलविदा कह करके चले गए। आज वो महान व्यक्ति हमें छोड़ करके चला गया, लेकिन उसकी यादें नहीं की, उसके किए हुए काम, उसके व्यक्तित्व कभी नहीं किए, कभी हमारे यहाँ से नहीं गए, और वही उसके व्यक्तित्व हमेशा हमारे देश के गर्व को बढ़ाते रहे।